अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सरवर चौधरी साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप सुप्रीम कोर्ट के मेंबर एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन लड़ चुके हैं। आप इसके अलावा आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फ़िनांस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा तलीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? तालीम इंसान की ज़िंदगी का मेन फैक्टर है। तालीम के बगैर ना तो इंसान तरक्की कर सकता है। मेरी तालीम बेसिकली बहावलपुर डिवीज़न से हुई है और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बहावलपुर से मैंने एफ़ए किया और इस्लामी यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया और एमए इकोनॉमिक्स और एलएलबी भी मैंने यहाँ से किया और एलएलएम की डिग्री के लिए मैंने 1 साल कराची में भी किया। ठीक। और फिर बाद में मैंने 1990 में इस अदालत में आया। अच्छा सर। मेरे पहले उस्ताद थे मलक मोहम्मद दीन। अच्छा सर। मलक फ़ारूक साहब के वालिद थे, बहुत अच्छे थे। मुझे फ़ौजदारी की अल-बे उन्होंने सिखाई और इसके बाद फिर मैंने सिविल में हाफ़िज़ अबैदुर्रहमान अल्लाह में जनरसी भी करें, उनसे सीखा। मैंने संस्कृत, फ़ारसी ये सारी बेसिक, क्योंकि एबिको ट्रस्ट प्रॉपर्टी का मैं लीगल एडवाइज़र था तो ये मुझे सीखनी पड़ी। ठीक। फ़ौजदारी केसेस मैंने शुरू में किए और आज तक भी फ़ौजदारी और दोनों हर फ़न में मौला हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फ़ौजदारी, सिविल, फैमिली और फेडरल शरीयत कोड और कॉन्स्टिट्यूशन पे अबूर हासिल है और मेरे कई केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। अच्छा। जिनमें से एक केस मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। जो आपके बहावलपुर में है। ग़ुलाम रसूल साहब का केस था। अच्छा। जो कि प्रेस से रिलेटेड थे, उनको डिटेन कर दिया गया था। ठीक। तो उसको मैंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के अंदर और वो मैंने ईद से पहले उनको रिलीज़ कराया था और 40,000 रुपये जुर्माना डीसी डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर कराया था और वो रिपोर्टेड केस है PLD 2012 336 लाहौर। अच्छा। ये ऐसा केस था कि जज साहब जो रिटायर्ड जस्टिस थे, चीफ जस्टिस कासिम खान साहब थे, उनकी ये जजमेंट है जी। और उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे केस मुझे लाएं जिसमें 5,000 रुपये डेली के हिसाब से या कितना डेली के हिसाब से इनको मैं पनिश कर सकूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से जो गवर्नर से पंजाब था उसके ऊपर ये केस था और उसने डिटेन किया था कराची सिंध में और रिपोर्टेड केस होता है वो सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर भी 5,000 पर डे के हिसाब से इनको फ़ाइन हुआ। तो वो मैंने केस किया और उस केस से जो इलीगल डिटेंशन ऑर्डर थे पूरे पंजाब में हुआ करते थे, वो मेरा केस पूरा रिपोर्ट होता गया, लोग सारे उसी का हवाला करते थे। तो इसी हवाले से फिर मेरा केस था एक NLR 1999 पेज 710 है। अच्छा। जिसे सलमान जोया साहब के ख़िलाफ़ स्ट्रक्चर पास मैंने कराया था और वो भाई आज भी वकालत कर रहे हैं हमारे पास। ठीक। बेशक वकील को जानना चाहिए कानून क्या है जी और उसके इख्तियार क्या है और उसकी ज़िंदगी में जो सोसाइटी में उसका क्या रोल होना चाहिए। मैंने पावर डेलीकेट जो पावर होती हैं जजेस साहबान की, वो उस पर बड़ा मैंने काम किया है। अगर वकील को समझ आ जाए और वो असिस्ट कोर्ट करें कि आपकी पावर इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो जज साहब भी आपसे कोऑपरेट करेंगे और आपका फ़ैसले भी इंसाफ पर होंगे। ठीक। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जैसे तालीम के हवाले से मैंने बात की, अब मैं पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में पहले तो उसको लॉ का अबूर हासिल होना चाहिए। ठीक। और लॉ में बड़ी बेसिक चीज़ है कि CPC और सिविल के लिए एविडेंस एक्ट होना चाहिए, इंसान उसको उस पर अबूर हासिल होना चाहिए। ठीक। अगर आपको एविडेंस की एक्ट नहीं पता तो ना आप केस फौजदारी करवा सकते ना सिविल कर सकते। और इसके साथ फिर आर्टिकल का याद होना चाहिए किस सेक्शन के तहत हवाला दिया जा रहा है, किस एप्लीकेशन पावर होती है और किस सेक्शन के तहत पावर जैसा आप अपनी डिलीवर जजमेंट करता है। ठीक। और अच्छे वकील होने की निशानियाँ ये है कि उसको कानून पे अबूर हासिल होना चाहिए।
ठीक। सर, आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? मेरा कुछ इस तरह था कि जी। 98 के अंदर, सॉरी 88 के अंदर जी। मैंने बीए किया था। बीए के बाद मेरी अपॉइंटमेंट हो गई हबीब बैंक में एज ए सेकंड ऑफिसर, और मुझे याद है कि मैं लाहौर से रिकमेंड हो के कराची वालों ने ज्वाइनिंग करने के लिए दिया गया था। जब मैं ज्वाइनिंग करने के लिए गया तो उन्होंने कहा सुबह आप अपॉइंटमेंट लेटर ले लें। जब मैं अच्छा। अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए गया तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी थी, बेनज़ीर की हुकूमत थी। अच्छा। मुझे कहा नो यू आर द वेटिंग। मैं कहा ठीक है जी, अगर आप वेटेड लिस्ट में डाल दिया तो मुझे पता था उसके काउंसिल रिज़ल्ट क्या है। मैंने फिर लॉ किया। लॉ करने के बाद मैं इकनॉमिक्स किया, फिर मैं प्रैक्टिस में आ गया। प्रैक्टिस में आने से मुझे बड़ा कुछ मिला, और ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि आपको शौक़ था। जी। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था, लेकिन मेरे वालिद को बहुत शौक़ था। मैंने अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने फिर वकालत का पेशा बाकायदा तौर पे अपनाया। पहले तो 3 साल ऐसे ही गुज़रे, लेकिन फिर मैंने शब रोज़ मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं एक वकील कहला सकता था। और मैंने बड़े बेसिक जजमेंटें मेरी रिपोर्टेड हैं, और मैंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। और ये मेरी माँ बाप की दुआओं के साथ ही मैंने आज तक यहाँ हूँ, और मैंने लोगों के बड़ा काम किया। लोग वो जो चीज़ें, ये नहीं है कि गरीब लोगों के साथ मैं साथ नहीं चला, गरीबों के साथ चला हूँ। उनके लिए इंसाफ के तगो-दो के लिए मैं बड़ी मेहनत की है, और अल्लाह का शुक्र आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मैंने हाई कोर्ट का इलेक्शन भी कंटेस्ट अपना फिनांस सेक्रेटरी रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर कई दफ़ा रहा हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैंने इलेक्शन लड़ा, एग्जीक्यूटिव मेंबर का अगला भी कैंडिडेट मैं ही हूँ। सर, मैं पूछूंगा कि हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ़ लॉ की क्या अहमियत है? हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ़ लॉ के बेसिक नेसेसरी ये है कि अगर हम रूल ऑफ़ लॉ के ऊपर नहीं चलेंगे, हम एक जंगल का कानून अपनाएंगे। ठीक। अगर रूल ऑफ़ लॉ की हमारी सुपरमेसी ना हो तो ये जंगल का कानून जिसको चाहे जिस मर्ज़ी डिटेन कर दें, जिसको मर्ज़ी छोड़ दें। तो इसकी मिसाल पिछले दिनों में आपने देखी, जिसे हम कहते हैं कानूनी बहरान पैदा हो गया था, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हल्फ देने पे ये सारी दुश्वारी पेश हुई। फिर बाद में पंजाब असम्बली में ये सारी चीज़ें, ये इसको कहते हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ का ना होना। अगर सुपरमेसी ऑफ लॉ होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए फिर सुपरमेसी लॉ हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके इस नतीजे थोड़ा इंसाफ लोगों को मिला। अगर ये हट जाए तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये एक जंगल का कानून, मुझे याद आ गया जी। हमारे चीफ जस्टिस थे जस्टिस मनीर खान। जस्टिस मनीर खान ने अपनी तकरीर सर्किट हाउस में कहा था कि ये हर ख़ानदान में एक आधा वकील होना चाहिए। अगर उसके ख़ानदान में वकील नहीं है तो किसी एक अच्छे तल्लुकात वकील के साथ रब्ता ज़रूरी होना चाहिए। ये जंगल का कानून है जो आपको असिस्टेंट करेगा कि आप कैसे निकलना है, और उसके लिए हर चीज़ पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए, लॉ नोइंग होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स बेसिक चीज़ है जिस पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए। हर आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर वो अपना राइट्स का प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो आपको कानून आगे कैसे वो चलाएगा। और ये लोग तो फिर उसको खा जाएं। जिस तरह पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रख लेते हैं तो वकील जाता है तो हैबियस पिटीशन दायर कर लेता है। ये सिर्फ रास्ता देते हैं, कानून में हर चीज़ की निशानदेही और उसका हल भी मौजूद है। इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। जो नहीं होगा तो वो फिर जंगल का कानून होगा, जो चाहे वो जैसे करते करें। ठीक। सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है। बेसिक ये, जो लोग हमारे पास केसेस लेके आते हैं उनको हम अच्छे मशवरे दें, और जो उसकी लीगल फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी करें। कानून की मंशा के अंदर अदालतों में उनका टाइम दे के उनके फ़ैसले जल्दी करवाएं। ये हम वकला साहबान अगर सही हो जाएं तो हम जल्दी फ़ैसले लोगों के करवा सकते हैं। अब एक वकील तैयार होता है, दूसरा कहता है यार उसको टैक्ट इस्तेमाल करते हैं लिंगर ऑन करने के लिए। यही सबसे ज़्यादा बैड लॉ है हमारे लिए मुल्क के अंदर। लोग कहते हैं ये हमारे 3-3 साल के केसेस चल रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं हो सकते। हालांकि लंदन, यूके, कहीं और अमेरिका में चले जाएं तो उसका बेसिक डिस्पोजल ऑफ द जस्टिस है। ठीक। सर, इंसाफ मुहैया करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? हाँ, इंसाफ मुहैया करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इंसाफ जो अदारे नाफज करते हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, वो अपनी लिमिट में रहें। मिसाल के तौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर लोग गिरफ़्तार करने से पहले एक जजमेंट भी है लाहौर हाई कोर्ट की
सुप्रीम कोर्ट की भी, उसने कहा जैसे कि गिरफ़्तारी आपको मतलूब ना हो, जब तक उसके सबूत मजरूमियत ना हो तो उसे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस सबसे पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखती है। एक एमएनए एमपी हो, उसका टेलीफोन आता है, बेचारे गरीब के ख़िलाफ़ पर्चा भी हो जाता है, और जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको पर्चा भी नहीं कार्रवाई करेंगे, वो बेचारा सहारा अदालतों को लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि लॉ का होना और इल्म होना हर सोसाइटी में, माशरे में, उनको अपने हकूक़ का होना चाहिए। हकूक़ फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 4 और 8 के अंदर दिया गया है, उसे उसको इल्म होना चाहिए कि हमारे हकूक़ क्या हैं। इस स्पेशल रिलीफ एक्ट है जो वकला साहबान को सबसे ज़्यादा आना चाहिए। वो दादरसी इस तरह है कि हर कानून के ऊपर आपके लिए कानून बनाया गया है, हर बुराई के लिए, हर रुकावट के लिए कैसे दूर किए, जैसे कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है वो उसके अंदर मिसाल के तौर पर किसी का कब्ज़ा कर लिया और वो किस तरह छुड़ाना है, तो अच्छा वकील वही है जिस तरीके से वो उसको फ़ाइल करेगा सूट और उसको कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। अगर आम तरीके से करते रहेंगे और लिंगरान करते, एक तो अदालत पे बोझ पड़ेगा, दूसरा उसकी डिस्पोजल नहीं होगी। ठीक। माशाल्लाह आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। सर मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के लिए क्या शराइत हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील की 10 साल की प्रैक्टिस हाई कोर्ट की होनी ज़रूरी है जी। और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद उसको फ़िटनेस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से पंजाब बार काउंसिल फ़िटनेस देनी पड़ती है। वो जो 2 जजेस लेते हैं, इंटरव्यू होता है और उसके लिए 20 केसेस ज़रूरी होते हैं, रिपोर्टेड हो जाएँ या उसके 50% जो केस है 50 से अबव होने ज़रूरी हैं फ़िटनेस के लिए। और आप फिर उसको रिलैक्स करके सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की प्रैक्टिस कर दिया और उसके केसेस कम से कम एट लीस्ट 50 केसेस अच्छे होने चाहिए जो रिपोर्टेड हों, या उसको अच्छे तरीके से केस उसने किए हों, तो उसी से वो सवाल पूछे जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस होते हैं और इसके साथ पूरा पैनल होता है, वो उसको सिलेक्शन करता है, एक प्रोसेस होता है, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। ठीक। सर अदालतों में इंसाफ की फरहमी में कौन सी बड़ी रुकावट है? हाँ, सबसे मेन रुकावट है करप्शन। हमारे मुल्क के अंदर करप्शन इतनी है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट ढूंढने के लिए करप्शन का रास्ता अख्तियार करते हैं। आप अदालतों के अंदर भी जाएंगे, करप्शन यहाँ भी आपको मिलेगी। हमें थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए कि करप्शन को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। जब हम ये नहीं सोचेंगे तो हम भी उसके साथ मिल जाएंगे जो करप्शन करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूँ जी। अब हमारे 5000 वकील हैं ना, उसमें से अच्छे वकील भी हैं। हम सारे वकील मेरे अच्छे दोस्त भाई हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं, उनको आना चाहिए। और अगर वकील साहब हमारे माशरे के, एक हम सिविलाइज्ड कहते हैं, हमारा वकील का बड़ा अच्छा पेशा है और हर वकील मेहनत करता है आप आगे जाने के लिए। और पहले वो सिविल कोर्ट से लेता है, सिविल कोर्ट के 2 साल प्रैक्टिस करने से हाई कोर्ट का लाइसेंस होता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का होता है, फिर का एलिवेशन होती है जस्टिस के लिए। ठीक। सर जजेस साहबान के लिए इंसाफ मुहैया करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? हाँ, जजेस साहबान को कानून पे अबूर हासिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उसके लिए में जितनी वो लगी होती हैं वो सारे कानून पे महारत होनी चाहिए। जब जजेस साहबान को सारी महारत हो जाए और वकील भी आगे लॉ नोइंग पर्सन हो, तो इंसाफ की फरहमी यकीनन अच्छे तरीके से होगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर वो उसको याद ही नहीं है कानून का और हमें भी याद नहीं होता, तो हम कैसे ये कानून करेंगे, इंसाफ करेंगे? तो फिर इंसाफ का तो कत्ल ही होगा ना। ठीक। सर करप्शन को अदालतों से ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आपकी क्या तजवीज़ है? अदालतों से करप्शन को इस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इंसान को पहले अपने गिरबान से जाना चाहिए कि मैं अगर प्रैक्टिस आज करप्शन की इब्तिदा करूँगा तो कल अगले वाली नस्लें भी करप्शन करेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने फंडामेंटल राइट्स देखें, फिर देखें कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह कराना, तो करप्शन का रास्ता अपनाया ही नहीं जाएगा। ठीक। सर सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरी में इंसाफ की फरहमी कौन कौन सी रुकावटें हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट और जुडिशरी के अंदर इंसाफ की फरहमी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है। दूसरा जजेस साहबान की कमी है। तीसरा ये है कि जजेस साहबान की कमी होने से जी। हमारा पेंडेंसी ऑफ द केसेस पड़े रहते हैं और वो डिस्पोजल नहीं हो सकती। और फिर सबसे ज़्यादा बेहतर अमले की कमियाँ, हमारी बिल्डिंग की कमियाँ, हमारे स्टैंडों की कमियाँ, बिजली हमारी चली जाती है, केस डिस्पोजल नहीं होते। और ये सारी चीज़ें उस फरहमी के लिए हम सब चीज़ों का सबका
एक पेज पे इकट्ठे होना लाजमी है। बार और बेंच का तावन हम कहते तो हैं, बार और बेंच एक ही चीज़ है, दो गाड़ी के पहिए हैं, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश आज तक नहीं की। अगर हम समझ लेते तो आज इंसाफ की फरहमी आम होती। जो आजकल मुल्क का हाल है वो ये ना होता, और हमारा मुल्क जो आज 126 नंबर पर है वो ना होता। ये सिर्फ हमारे लोगों को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, वो आगे डिस्पोजल करनी चाहिए केसेस की जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इंसाफ की मुहैया करने में हमारा रोल होना चाहिए, वकील का भी रोल होना चाहिए, अवाम का भी रोल होना चाहिए, और जो इदारे हैं इंसाफ फराहम करने वाली इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका भी रोल होना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस पेंडिंग्स हैं, इसको कैसे पेंडेंसी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी केस पेंडिंग हैं, लेकिन मेहनत बड़ी की सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरे हैं, और इसको दूर इसलिए करी कि जो हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो रेफरेंसेस आ जाते हैं, डे बाई डे हेयरिंग आ जाते हैं, तो वो डिस्पोजल नहीं होती केसेस की। वो सारा दिन ले लेते हैं, चार एक बेंच पूरा 6-6 5-5 जजेस का वही सुनता है, तो हमारे दूसरे केसों को टाइम नहीं मिलता। मर्डर केस बड़े पड़े हुए हैं, सिविल केस पड़े हुए हैं, रेंट के केस पड़े हुए हैं, जिससे लोगों में थोड़ा सा अदालतों से इत्मीनान उठ ही जा रहा है। हमें चाहिए कि इसकी डिस्पोजल की हम अपना जो रोल है वो अदा करते रहें। हमारी सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने, मेरा ख्याल है, पिछली दफ़ा बड़ा रोल अच्छा किया। जैसे हमारे दोस्त हैं एहसन बोन साहब जी, और उसने, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, जो मिनिस्टर लॉ हैं, कानून दान हैं, अच्छे हैं, हमारे दोस्त भाई भी हैं, लेकिन उन्होंने रोल अब इसी जो बहरान, आईनी बहरान को ख़त्म करने का रोल अगर मैं कह जाऊँगा ख़त्म किया तो इन्होंने किया। ठीक। नहीं तो आज इसी तरह ना तो वो हलफ उठा सकते थे, ना उसकी अकाउंटिंग हो सकती थी। हर आदमी जब अपनी कुर्सी पे रहता है, नहीं यार मैंने इसके साथ रहना है, अब उसके साथ जो वक्त गुजर गया, लॉ जो उसकी परमिट करता है उसको करें, नहीं करता तो उसके लिए ये तो नहीं होता भी हाँ भाई ये मैंने नहीं करने देना। ठीक। सर, एज़ अ कानूनदान, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीकाकार किस तरह होना चाहिए, तजवीज़ दें? हाँ, ये मैं आपके लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे अंदर है 175A, और उसके तरीक़ाकार मुयस्सर है। जजेस की तैनाती के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए 10 साल की स्टैंडिंग हाई कोर्ट के जो लिखा हुआ है वो, और सुप्रीम कोर्ट का वकील होना ज़रूरी है हाई कोर्ट के जजेस के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 10 साल की हाई कोर्ट की स्टैंडिंग, और 45 साल से ऊपर से उसकी एज होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हाई कोर्ट में 5 साल प्रैक्टिस करते हुए एलिवेशन होते हैं जस्टिस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इडहाक के लिए जज से लिए जाते हैं, लेकिन तरीक़ाकार 175A के अंदर ज़ाहिर है। वो उस पर कई जजेस अपॉइंटमेंट हुए। आज भी जो जजेस 13 जजेस पंजाब के हुए थे, और उसका टेन्योर भी पूरा हो चुका था, अब उनको 6 माह की एक्सटेंशन मिली है। ये मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूँ, अभी किसी ने वो नहीं किया, लेकिन 6 माह की इनको एक्सटेंशन मिली है। 100 एक्सटेंशन मिलने के बाद फिर इनकी जो पूरी एग्जामिन होगी, जजमेंट है, फिर जिसको कंफर्म किया गया कंफर्म करेंगे, जिसको उन्हें विड्रॉ करना विड्रॉ करेंगे, वो आफ्टर 6 मंथ होगा। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वकला बरादरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने क्या करना, वकला साहबान की जो हमारी तंगो दो कोशिश है कि फलाह बहबूद लोग वकला साहबान की भी हो जाए। कि हमारा उस आजकल वो कॉलोनी का मसला चल रहा है, अभी तक हमें प्लाट नहीं मिले, तो हम लोगों को क्या प्लाट लेके देंगे? हमारा मसले अभी तक हल नहीं हुए। हमारी कोशिश ये है कि जब लोगों के लिए भी हम रास्ता हमवार करें, सुपरमेसी ऑफ लॉ हो, रोल ऑफ लॉ का बड़ा इम्पोर्टेंस हो, और कानून की मंशा के मुताबिक हम काम करें, जजेस भी करें और वकला भी करें, और इसके लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ये ना कहे कि वकील करेगा तो जज नहीं करेगा, तो जज नहीं करेगा तो वकील नहीं करेगा। जज तो हमेशा भी साथ हमारे कोऑपरेट करते हैं। अब ये भी देखना पड़ता है कि डिस्पोजल जिसकी हो, मेरे थोड़े से इसमें आइडिया है जी, जो अगर हम पुलिस को सही कर सकें तो हमारा बेसिक जो अदालतों पे बोझ है कम से कम 50% कम हो जाए। बेसिक यही केसेस हो जाते हैं, झूठे केसेस होते हैं, और फिर ये झूठे केस पता चल जाता है भैया यार ये तो झूठा केस है, तो 10 साल उसका गुजर गया, लाइफ गुजर गई। लोग बाहर से आते हैं, उनकी जायदादों पे कब्ज़ा किया गया होते हैं। और मैंने इसमें बड़ा रिसर्च किया है इस बात पे कि यार ये जो बर्डन है वकला साहबान के ऊपर और अदालतों के ऊपर, इसमें ज़्यादातर वो लिटिगेशन है
जो लोगों ने ख़ुद बनाई हुई होती है और असल से हट जाते हैं। लेकिन मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि वकला और जजेस साहबान अपनी मेहनत से वो केसों को डिस्पोज़ की मंतकी अंजाम तक पहुँचा देते हैं, लेकिन उसकी फेट जो होती है वो बड़ी ज़्यादा दर्दनाक होती है। जिसके ख़िलाफ़ हुआ होती है, जिसके हक़ में हो तो वो बड़ा खुश होता है, लेकिन इंसाफ होता है। आज नहीं, यहाँ नहीं, कल नहीं, ऊपर से इंसाफ तो होना ही होना है। जी सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? हाई कोर्ट में सबसे बड़ा ज़्यादा अलमिया ये है कि हमारी पेंडेंसी ऑफ जो केसेस हैं उसको डिस्पोजल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी रिजीमें आती हैं जी जिसको हम इलेक्शन दे के बनाते हैं, उसके लिए इतना अखराजात करवा देते हैं। आज इस इलेक्शन में 5 लाख पे प्रेसिडेंट की फ़ीस थे। जब इतनी फ़ीसें दे देते हैं तो आम बंदा वकील तो पेश होगा ही नहीं, ना वो इलेक्शन लड़ सकेगा। ये रास्ते बंद होते हैं, इस पर बंद होना चाहिए। पहले तो हमारी रिजीम को आना चाहिए जो मेरिट पे फ़ीस कम होनी चाहिए। दूसरी जो हमारी यूनिटी होनी चाहिए, और तीसरा लॉ नोइंग होना चाहिए। चौथी ये कि वकला साहबान जब अदालत में पेश हों तो लॉ पे अबूर होना चाहिए। जज साहबान की असिस्टेंट होने चाहिए, और जज साहबान को जिस सवाल के अंदर करना हो और उसे पूछना हो तो उसको टाइम देना चाहिए। आजकल हमारे जज साहबान माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो हमने फ़ैसला करना है, जब आप तैयार हो गया, नहीं तो मैं फ़ैसला पढ़ के फ़ाइल पढ़ के फ़ैसला कर दूँ। ये एक बड़ा अलमिया है जिसको हर चीज़ इग्नोर करते हैं, और इसको मैं आज हाईलाइट करता हूँ आपके ये चैनल से कि जज साहबान को अगर किसी, हमने तो पुरानी अदालतों में पेश हुए खड़े थे, पुराने ज़माने 95 की बात कर रहा हूँ। जज साहबान में मैं खलीलुर्रहमान रमदे साहब के ऊपर पेश होता हूँ, मियाँ अल्लाह नवाज़ साहब के पेश हुआ, इफ्तिखार चौधरी के साथ पेश हुआ, फ़कीर अहमद खोखर के सामने पेश होते हैं। जो सीनियर जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उनके साथ पेश हुए हम। उनका एक तरीक़ाकार था, वो सुनते थे लेकिन उनकी जजमेंटें बोलती थी। आजकल हमारे जजमेंट खामोश हैं, जज बोलते हैं, फिर कहते हैं जी हमारी रहनुमाई नहीं होती। आप वकला साहबान को भी तैयार होकर जाना चाहिए, जज साहबान को उनको मौका देना चाहिए तैयारी होने का। और मुझे याद है कि खलीलुर्रहमान रमदे के केस में मैं पेश हुआ, इधर में कमर हमीद हाशमी साहब भी मेरे साथ पेश हुए थे। हम केस कर रहे थे एक। जब हमने केस किया तो हमने कहा कि अदालत के अंदर हमने वो फैक्टर जो अदालत में छुपाए गए, हम उसको हाईलाइट करना है, और हमें वो चीज़ को देखने के लिए कानून की मंशा के मुताबिक हम तैयारी करते थे। और जज साहबान को जब हम पेश होते, जज साहबान ने कहा कि आप इस पॉइंट पर तैयार होके आएँ। खलीलुर्रहमान रमदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम अगली पेशी पे तैयार होकर गए, वो उन्होंने सैर 1 घंटे में बहस में फैसला किया। जो उनका माइंड बना हुआ था खारिज करने, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और अलाउड किया। ये होता तरीक़ाकार उसको इंसाफ मिलने का है। यही कहते नहीं फ़ाइल दे के फ़ैसला कर दो, बेचारे का मर्डर हो जाता है। अब हमारी भी अदालतों में फैसले, हमारी जो लोअर जुडिशरी की बात करें जी जज साहबान को आप आर्गू करते हैं, आप लिखते नहीं हैं। आप रिमांड देते हैं, आप रिमांड के अंदर उसकी वर्शन नहीं लिखते। आप बेल एप्लीकेशन फैसला करते हैं, उसके वर्शन स्टेट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2021 पेज 761, जो कि 189 पर है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और दूसरी जो जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट होती हैं इनके ऊपर, लेकिन जज साहबान नीचे उसका इंडोर्स ही नहीं करते, जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में आता है। एक दूसरी जजमेंट आई है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 7, लाहौर और कराची की जजमेंटें जो सिंध की हैं, ये भी तो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये प्रेसिडेंटली समझी जाएंगी और ये रिपोर्टेड केस हैं। तो जज साहबान को ये भी देखना चाहिए क्या हाँ कानून जिसका हवाला दे रहे हैं, क्या कानून की मंशा क्या है, और उसी पे उस पर फैसले करने चाहिए। और हमारे जज साहबान से मेरी दरख्वास्त है, जो जुडिशरी की नीचे वाली है सिविल कोर्ट, उसको कम से कम वकला को सुने हुए को उसको वर्शन के अंदर रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। अगर बेल में है, अगर फैसले में है, उसकी जजमेंट का हवाला ज़रूर देना चाहिए। अगर कोई जजमेंट डिस्टिंग्विश है, उसको डिस्टिंग्विश करें। ये इतना हौसला पैदा करें कि ये डिस्टिंग्विश कैसे की जा सकती है। जब डिस्टिंग्विश नहीं होगी तो आप उस पर अमल दरामद करेंगे, और डिस्टिंग्विश आप कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है, आप 189 के तहत उसके पाबंद है मानने के लिए। ये तो बस लगे हुए हैं, फिर कहते हैं जी हमारी करप्शन ज़्यादा। ये करप्शन का बेजड़ है, मेन है ये काज।
इसको दूर करना चाहिए। हमारे वकला साहबान और जज साहबान मिल के इस पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस पे हर वकील को हाई कोर्ट और रूल एंड रेगुलेशन पढ़ना चाहिए। उसकी पावर वहीं से आती है जो जज फैसला करते हैं। और फिर हमारे किस सेक्शन के तहत दरख्वास्त दी, जैसे कोई वकील नहीं जानता, जो अच्छे वकील हैं उनको कानून जानते, क्योंकि आगे जो जजमेंट आपने सर्च आउट करनी है वो उसके आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल पर करनी होती है, 151 के ऊपर करनी होती हैं, आपकी पावर के ऊपर करनी होती हैं। तो इस हवाले से आपको लॉ नोइंग होना चाहिए। ठीक सर, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस जो बहुत मुश्किल हो और आपके लिए यादगार हो? केस वो बड़े थे, मर्डर केस था वो मैंने और सादो खुरम ने किया था। सेशन कोर्ट ट्रायल था, अजीज़ माई वाला केस था, थाना अब्बास नगर का। वो बरी कराया था हमने, 3 मुलज़म थे। वो बड़ा टिपिकल केस था, तो मैं और सादो खुरम ने वो बरी कराया था। मुझे याद साल 2012 था, 2011 था। ज़िंदगी के बड़े बड़े केस टेस्ट जो आया था, वो एक जो मैंने पहले हवाला दिया था, जो इलीगल डिटेंशन का था, वो मैंने किया। फिर मैंने केस जो रिपोर्टेड है इस्लामाबाद का, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द फेक डिग्री, उस पर मैंने उसको डिसक्वालीफाई कराया और रिपोर्टेड जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से भी मेरे हक़ में हुआ। ऐसे कई केसेस हैं जी। लेकिन जो अब किस किस की केस करें, मर्डर केस मैंने बड़ा किया। एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, वो मैंने हाई कोर्ट में भी किया, ट्रायल भी मैंने कराया था। वो केस था, एक लड़के को मर्डर कर दिया था आम के दरख्त से। एक ही बेटा, 200 बेटे थे, तो एक बेटे को कत्ल कर दिया, 5 बंदे थे। और उनकी ज़मानत भी उस वक्त थी। जज जो चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब थे, वो उनके वकील थे। तो पार्टी ने उनको वकालत से लेके मुझे लिफाफा दिया, मैंने ट्रायल कराया उसका। मैंने उसको 5 बंदों को उम्र कैद करवा दी थी, और ये हाई कोर्ट में जाके फिर उनकी राज़ीनामा होगा, सज़ा पूरी होगी इसी 12 साल और 12.5 साल बाद में, लेकिन फिर राज़ीनामा हो गया। वो केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। और ऐसे केस काफ़ी और दूसरे केस थे, सिविल के भी थे, रिपोर्टेड केस हैं, एविको ट्रस्ट प्रॉपर्टी के, औकाफ के, और कैंटोनमेंट बोर्ड के मैंने किए हैं। सही। फिर मैंने आर्मी में भी ट्रायल करवाए थे केस कई। अल्लाह का शुक्र है कि आज जिस मकाम पे हूँ मेहनत से हूँ। ठीक सर, ये तो हमने कानून के हवाले से बात की। मैं पूछूंगा कि आपको अदब से कितना लगाव है? अदब से तो हर वकील को लगाव होता है, लेकिन ये कहना कि किसी को लगाव नहीं है, वो मेरे ख्याल नाइंसाफ़ी होगी। कुछ पढ़ना भी पड़ता है, कभी टाइम मिलता है तो हम अदब की पढ़ लेते हैं। तो अदब से रिलेटेड होना चाहिए इंसान को। आपके फेवरेट राइटर कौन है? आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, फिलोसफर की? कानून के हवाले से बात कर रहा हूँ, किताबों के हवाले से। किताबों के, हाँ, जो हमारे इसमें 2 चीज़ें बड़ी बड़ी। महमूद साहब हैं। अच्छा। उसकी ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी उसी में बनाया है, CPC भी उसी की लिखी हुई है। महमूद की सबसे किताब ज़्यादा वही लिखी है, और फ़ौजदारी भी उसकी है, वो अच्छी है। और फिर बाद में आ जाते हैं जस्टिस मौलवी अनवारुल हक साहब, उसमें बड़ा काम किया है। बाकी सारे कई राइटर हैं, अच्छे हैं। मियां नवाज साहब भी एक किताब उन्होंने छापी थी, वो भी बैनुल-अक़वामी लेवल की थी। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी अच्छे वकील की ये है कि उसको कानून पे अबूर हासिल होना चाहिए। जिसकी कानून नहीं आ रही उसकी कामयाबी नहीं होगी। जो वकील भी बना, अच्छा वकील बना, चाहे जिसका नाम आप फिंगर टिप से ले सकते हैं, एतजाज़ हसन हो गया, ज़फ़र साहब हो गए, अली ज़फ़र के वाले साहब, ठीक। ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। तो उनको लॉ नोए आते, बेसिक चीज़ें आती थी। और आपके चैनल से एक और बात बता दूं कि इंग्लिश का आना ज़रूरी नहीं है इतना, जितना लॉ कानून को आना, लॉ का आना ज़रूरी है। ये अब हमारा एक फौज जो इंग्लिश में मीडियम पढ़ा हुआ है उसको ये एलिवेट कर देते हैं, ये कारपोरेट करने उसके लिए ये ज़्यादा मौजू है। आप ये देखें, ये सिर्फ 5 साल से पहले के हुए हैं। आज जो सबसे पहले पढ़ने पढ़ कर आए हैं वो सारे इधर हमारी तरह पढ़ कर आए हैं। लॉ नोइंग होना, इंग्लिश तो सबको आ जाती है, ये नहीं कहते इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश से हम अल्लाह का शुक्र है, इंग्लिश भी सारे पल स्कूल में गए हैं। सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सबका साथ। सबसे पहले वालिदैन, फिर असातिज़ा, और दोस्त से असासा होते हैं ना, वो तो फार एवर रहते हैं। दोस्त एक वो असासा है जो कभी छिन नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे से इतनी होती हैं, एफिलिएशंस होती हैं
को, अपने वो भाइयों को, अपने ख़ानदान को वो चीज़ें नहीं बताई जो एफिलिएशन शेयर करते हैं। और फिर हमारे वकला बरादरी के अंदर दोस्त अहबाब के ऊपर ये प्रैक्टिस चलती है, अदालत चलती है। तो इस जी, हवाले से तो दोस्तों का बड़ा किरदार है ये। ठीक। सर, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है आपका? हाँ, ये बड़ा आलमी है हमारे आजकल जो चल रही है मौजूदा सूरत हाल। इसके बेसिक किरदार कौन-कौन से हैं, हम वही देखते हैं फैक्टर क्या है। जो मौजूदा सूरत हाल में आज चल रही है कानून की बहरान चल रहा है, आइनी बहरान जिसे कहते हैं, अब ये नहीं होना चाहिए। ये हम राह हमवार कर रहे हैं मार्शल लॉ का, जो कि हमारा मुल्क को 10 साल पीछे ले जाते हैं। आपको पता है एक दफ़ा मुल्क मार्शल लॉ ये 10 साल पीछे चला जाता है। लेकिन कानून इतना लगता है, शुक्र है कि जजमेंट आ चुकी हैं कि मार्शल लॉ का रास्ता नहीं हो सकता। और जो आइनी बहरान है ये ख़त्म हो जाएगा। हर जजेस, हर वकील, हर प्राइम मिनिस्टर, जो हुकूमत वो अपना-अपना रोल अदा करती है। अब मैं ये कहूँगा इमरान खान की अच्छी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की अच्छी हुकूमत है, आज नवाज़ शरीफ की अच्छी हुकूमत है। अच्छी हुकूमत वो जो आवाम को डिलीवर करे, मेरा इसमें ईमान है। मैं आज बड़ा क्रिटिसाइज़ करूँगा जी इमरान खान ने ये किया, शहबाज शरीफ ने ये किया, फ़लाँ ये किया। वो इससे हट के भी करें, आवाम के लिए कुछ करें, हमारे लिए वही अच्छा है। ठीक। एज़ अ सीनियर कानूनदान मौजूदा तलीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मौजूदा तालीम निज़ाम के अंदर थोड़ी-सी इन्होंने बेटरमेंट की है, जो कुरान और सुन्नत को इसके अंदर ये हमारे पंजाब बोर्ड ने इसको टेस्ट में पाकिस्तान बोर्ड में बल्कि एंट्री किया, वो भी सही है। और इसमें एजुकेशन प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब पिछले दिनों हम तो जब पढ़ते थे उस वक्त तो इतनी प्रोफेशनल नहीं होती थी, अब तो हर प्रोफेशनल में दाखिला होता है आफ्टर एफएससी, एफए। तो ये प्रोफेशनल जो भी डिग्री लेगा तो आगे उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। ठीक। टूरिज़्म के हवाले से बात करूँ तो आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? टूरिज़्म के हिसाब से मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, शहर के हवाले से जो आपको बात कर रहे हैं वो मुझे बहावलपुर ही अच्छा लगता है। अच्छा। मैं इस्लामाबाद भी जाता हूँ हर केस करने के लिए, बल्कि हर महीने के आखिर में जाता हूँ, हफ्ता पूरा उधर ही होता है। लाहौर, कराची, पेशावर, ये मैं सारे गया हुआ हूँ। लेकिन जो मुझे बहावलपुर की अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी वही लगती हैं। फिर आपने कहा टूरिज़्म के साथ कौन सा अच्छा शहर है? रश मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। और मैं वहाँ मरी वगैरह तो आम ही लोग जाते हैं, तो वो जो पुरसुकून माहौल होता है वो हर चीज़ को अच्छी लगती है। वो बंदा जैसे कलात वगैरह और मुज़फ़्फ़रगढ़ बहुत अच्छा शहर है, वहाँ जाना चाहिए। ठीक, छुट्टियाँ वहाँ गुज़ारनी चाहिए इंसान। ठीक। और अगर टाइम मिले तो आपको बैनुल अक़वामी जो शहर की बात कर रहे हैं वो सऊदी अरब से उम्रा से बेहतर तो और कोई चीज़ है ही नहीं। आज से बेहतर तो और चीज़ नहीं। ठीक। खानों के हवाले से बात करूँ, खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? खाने तो मेरे लिए सारी पाबंदी हैं। पिछले साल मेरे 4 स्टंट डले हैं, अच्छा। तो खाने से बड़ा परहेज़ है मुझे। तो अब घर की सब्ज़ियाँ मिलती हैं अभी। हाँ, खाने में वैसे मुझे भिंडी और वो गोश्त जो आता है वो पसंद है बस। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा तो जो हार्ट पेशेंट है तो सबसे ज़्यादा आता है। ये कैसे तो काबू पाते हैं? बस काबू पे पूरे जब तक पूरी उसके निकाल ना दे बंदा काबू नहीं आता। लेकिन ये तो बच्चे मेरे मुलाज़िम, ये मेरे भाई छोटे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इनको पता है जब गुस्सा बंदा आता है आ जाता है, वो नेचुरली आता है। ये नहीं होता कि बंदा बीमार, नेचुरली आता है गुस्सा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है, ये ज़्यादा देर के लिए है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी मेरी जो है, मैंने कभी भी मैंने कायद-ए-आज़म को पढ़ा है, अच्छा। मैंने इल्लामा इक़बाल को पढ़ा है। अगर सच्ची पूछा जाए तो मुझे कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी बड़ी ज़्यादा बेहतर थी और मेरी आइडियल भी वही। ठीक। उसका डिसिप्लिन, क्योंकि उसकी जीनियसनेस बड़ी थी। वो मैंने एक उसका पढ़ा था, हाज़िर जवाबी, वकील को हाज़िर जवाब भी होना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अच्छा। तो एक लड़की ने उसको आगे कहा ये इधर से हो जाएँ, नहीं तो मैं शोर करूँगी, आप मुझे पैसे दे दें। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह खामोश रहे। अच्छा। उसने कहा क्या मुझे ब्लैक नहीं हुआ? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मैं खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकता, लिहाजा मुझे लिख के दें। अच्छा। उसने लिख के दिया, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ज़ंजीर खींची, उसने पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा ये मुझे ट्रैप करना चाह रही थी, ये इसकी तहरीर इसके हाथ से लिखा हुआ है। अगर मैं वैसे ही कहता तो किसी ने मानना नहीं था और मैं भी गुनहगार।
फिर वो ट्रायल हुआ और उस लड़की को गिरफ़्तार किया गया, उस औरत को। ये है उसकी ज़हानत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक और वाक़या बताता हूँ मैं। जी सर। बम्बई की अदालत थी और वाइस राय जिसे कहते हैं हम, और वो जो बम्बई का पूरा मेयर होता है वो भी बैठा हुआ था। जब आप 12:05 पे टाइम पे आए थे तो आपकी एक सीट खाली थी जिसमें मेयर बैठा हुआ था। आपने कहा रीडर को जाके, इसको, ये वकील साहबान की कुर्सी है, लिहाजा इसको उठाया जाए और मुझे सीट दी जाए। वो रीडर ने कहा ये मेयर है, लिहाजा इसको नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा अगर आप नहीं उठाते तो मैं जज साहब को करूँ। खैर वो रीडर गया और उसको उठाया। उठाने के बाद वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब वहाँ बैठे, केस भी उनके साथ ही था। ठीक। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब अपना केस करके बाहर निकले तो मेयर वही, उसने कहा जेंटलमैन मैं आपसे बड़ा मुतासर हुआ हूँ, आपका डिसिप्लिन है। मैं आपको अपनी मेयरशिप में क्या जो कॉरपोरेशन है उसमें आपको लीगल एडवाइज़र मुकर्रर करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं आपको 1000 रुपये मंथली के ऊपर लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किया जाता है। क्योंकि आपने खुददारी थी और आपने बिल्कुल अच्छा किया था। अब आपकी सीट थी, मैं बैठा था, मैंने भी पूरा कोई नहीं मनाया, मैंने सीट खाली थी। ये दयानतदारी होती है, ठीक। ये असूल पसंदी होती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं टाइम लेके जाता हूँ, अगर दर्जी के पास भी जाता हूँ तो मेरा टाइम होता है, अगर दर्जी के पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं जाता। ये पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम ज़रूरी है। वकला की ज़बान सुबह 8 बजे से पहले अदालत में आना चाहिए और अदालत से ख़त्म होने से बाद में जाना चाहिए। ये कस्टोडियन है। ठीक सर, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं कानून के हवाले से, सियासत के हवाले से? फ्यूचर में ये, अब तो हम हार्ट पेशेंट हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र फिट है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सफ़र से थोड़ी सी है, जो काम है वो तो करना है। मेरा फ्यूचर के अंदर, मैंने अब ये तो नहीं कहता कि क्या दो अल्लाह ताला ने जो मुझसे काम लेना है वो मैंने तो करना ही है। तो मैंने पिछले दिनों भी मैंने हाई कोर्ट में, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है और एलिवेशन के लिए भी मेरा नाम गया हुआ था, मैं इंटरव्यू भी दे कर आया था। देखें जब अल्लाह ताला का बुलावा, ये तो कुदरती बात है, जो नसीब वाली होती है वो करते हैं। फ्यूचर वाली ये है कि प्रैक्टिस में अल्लाह का शुक्र मेहनत से करते हैं, केस जो आते हैं वो कर रहे हैं। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपका क्या मैसेज है? मेरा सबसे मैसेज जो वकला साहबान के लिए ये है, वकील जो है वो हमारी पूरी सोसाइटी, माशरे का एक, किसी जिसे कह सकते हैं हम, वो सिविलाइज्ड कह सकते हैं, सिविलाइज्ड वकील हैं। अमेरिका के अंदर डॉक्टर से पहले, अमेरिकन पहला सिविलाइज्ड है लॉयर। हमारे पाकिस्तान के अंदर पहले डॉक्टर, दूसरे नंबर पे वकील है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यहीं पाकिस्तान के अंदर भी वकला पहले नंबर पे ही हैं, और इसके साथ हर वकील को लॉ नोइंग होना ज़रूरी है और हम अपने आप को मनाना ज़रूरी होता है। और उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: फर्माबरदारी, लॉ से मोहब्बत और कानून पे अबूर हासिल होना। और बाकी माशरे के अंदर हमारे ज़्यादातर ये नहीं हो सकता कि माशरे के अंदर सुलह पसंदी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जहाँ सुलह हो तो वकीला साहबान को सुलह में ज़्यादा रोल अदा करना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें खुश हैं, अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो सुलह में जब सुलह हो जाती है फिर वकील को ज़्यादा अपना रोल अदा नहीं करना चाहिए, उनको सुलह के पास ही जाना चाहिए। ठीक। और मेरी सब लोगों से, आवाम से भी है, बल्कि सोसाइटी के लिए मेरा एक मैसेज है कि हर घर आना, उसके घराने में कोई ना कोई वकील, लॉ नोइंग पर्सन ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी वकील के साथ रिलेशन ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसको लॉ के बारे में पता चल जाए, अपने हकूक़ के बारे में पता चल सके। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।